बच्चों आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पादप किससे कहेंगे? प्लांट को। किसको कहेंगे? पौधों को। पौधों को पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप। यहाँ देखो प्लांट्स, ठीक है। पौधों को बोलेंगे पादप, पोषण को बोलेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई, ज़्यादा हो गई। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ठीक है, शरीर में जो भी जाता है वो। अब देखो हम मेन पॉइंट क्या है वो पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा वीडियो आराम से देखोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। पादपों में पोषण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पादप के पोषक के तत्व, यानी जो हम पोषण ले रहे हैं उसके क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, जो पौधे हैं प्लांट हैं उनका वर्गीकरण कर देंगे हम। किसके अनुसार? उसके पोषण के आधार पर, पोषण उसकी, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर हम उसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। स्वपोषी, परजीवी, कीट भक्षी, मर्तजीवी पादप, सहजीवी, इनका सबका हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम करते हैं पादपों में पोषण। देखो अब जल्दी से पढ़ते हैं हम साथ साथ में, ताकि आप सिर्फ वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी जीव है उसको भोजन की आवश्यकता होगी तो होगी। पौधे और अपना भोजन समय बनाते हैं। पौधे भोजन है ना, पौधे का कोई भोजन उसकी मम्मी बना के नहीं देती है, वो क्या होता है खुद बनाते हैं। पौधे भोजन क्या बनाएंगे? खुद करेंगे। ऐसे नहीं कि मनुष्य उसको भोजन बना के देगा, मनुष्य नहीं देगा, वो अपना भोजन खुद समय बनाता है। परंतु कोई प्राणी अपना भोजन समय नहीं बना सकता, और कोई भी, परंतु कोई प्राणी होता है, जो प्राणी है मतलब हम लोग, वो क्या होते हैं खुद नहीं बनाते ये भोजन। पादपों से, हम प्राणी हैं, किससे भोजन लेंगे? हम खुद थोड़ी भोजन बनाएंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे। हम या तो बाजरी खाएंगे तो वो भी क्या है? पौधों से ली हुई है। पौधों से मतलब बनाना ऐसे नहीं कि शेक के खाना, वो नहीं। मतलब बनाना का मतलब जैसे कि हम किस पर निर्भर रहते हैं? हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो बाजरी आती है या गेहूँ आता है वो सब पौधों से निकलता है। कोई भी चीज़ होती है वो हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम अपना भोजन खुद थोड़ी बनाते हैं, पेट में खुद थोड़ी बनता, नहीं बनता ऐसे। हम क्या रहेंगे? किस पर निर्भर रहेंगे? हम पादपों या जंतुओं पर। जंतु खा लेंगे हम, कभी कभी भेड़ खा लेते हैं, बकरी खा लेते हैं मार के, तो वो क्या होता है, या तो हम जंतु पर निर्भर रहेंगे या हम पौधों पर निर्भर रहेंगे। चलिए ये बात हो गई। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों की भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, चलिए बताते हैं। भोजन हमें क्या करते हैं? वृद्धि विकास करते हैं। हमने पहला पार्ट में ही पढ़ा था, ठीक है। भोजन से संजीवों को वृद्धि विकास, क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव, उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक हो। इसे संजीवों में होने वाली विभिन्न क्रिया में ऊर्जा प्रदान। हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की, हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। चलिए, शरीर द्वारा अपने स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व जो भी ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए, उससे हम बोलेंगे पोषक, पोषण, पोषण तत्व। अब हम दूसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया? पोषण तत्व। चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा है? पौधे सभी प्राणी के लिए पोषण के स्रोत हैं। पौधे हैं जो सभी प्राणी हैं। पौधे क्या होंगे? जो भी प्राणी है वो उसका स्रोत है। पौधे सब प्राणियों को रख रखाव करता है, उनको भोजन देता है, खुद मर के भोजन देता है। बीजांकुरण के पश्चात नवोन्वित पादपों मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषित कर बड़े होते हैं। पौधे कैसे बड़े होंगे? जो भी पोषक तत्व है, मृदा है, इनमें विभिन्न जो भी तत्व हैं वहाँ से बड़े होंगे। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। पौधे अपना भोजन किससे बनाएंगे? मृदा से, मतलब जमीन, मतलब रेत से। रेत के अंदर जो भी कैल्शियम होता है वो अलग अलग जो भी तत्व है उनसे बनाता है। पौधों को स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत वन्य जंतु जगत के लिए भी अति आवश्यक है। पौधों का बढ़ना हमारे लिए क्या, ऐसा नहीं कि ओनली पादप के लिए आवश्यक है, नहीं, जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। पौधा नहीं होगा तो जंतु नहीं रहेगा। पादपों में सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता मुख्य रूप से दो भागों में वर्णन किया गया है। देखो मात्रात्मक रूप से दो भागों में, एक देखो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन दो तरह से दो भागों में बांट रहा है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, क्या है मतलब एक सूक्ष्म, एक वर्ध, ठीक है। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो होता है बहुत सूक्ष्म, एक होता है वर्त। वर्त यानी थोड़ा बड़ा, वर्त यानी बड़ा। मैक्रो यानी बड़ा, मैक्रो। एक होता है माइक्रो। इंग्लिश थोड़ा शब्द याद रखो बच्चों, आगे काम आएंगे।
अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप कोई भी यदि जीएनएम आगे तैयारी करोगे बच्चों, छठी पढ़ रहे हो लेकिन आगे जैसे काम आए। अब वर्तमात्रात्मक पोषक तत्व। वर्तमात्रा में पोषक तत्व वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता हो। वर्त यानी क्या होता है? अधिक। बूढ़े होते हैं, बूढ़े को आदमी को क्या करते हैं? वर्त नहीं कहते। उसी तरह वर्त यानी बड़ा, जिसको क्या है? ज़्यादा आवश्यकता होती है कोई चीज़ की। क्या होती है? पोषक यानी मतलब जो तत्व होते हैं जिससे भोजन बनाते हैं उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं वर्त। वर्ध वर्त वृहत्तम वर्तम मात्रिक पोषक, और जिसमें बहुत कम आवश्यकता होती है मात्रा की पोषक तत्व में, उसे ये बोलेंगे। ठीक है। पौधों को उत्तकों की उनकी मात्रा अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, और पौधों में उत्तकों में उनकी मात्रा 2.024 से तक पाई जाती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि। ठीक है। ये क्या उत्तक है? क्या है? उत्तकों। चलिए अभी मैं बताएंगे, पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो, वर्त मात्रिक पोषक तत्व को भी दो भागों में, अब जो बड़े हैं, जो बड़े पोषक तत्व है उनको दो और भागों में बांट दिया गया है। दो और कौन कौन भाग? एक प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। पहला और दूसरा। प्राथमिक द्वितीय मतलब पहला दूसरा। पहला में क्या है? पहले में आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। और द्वितीय में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से, जलवायु में उपस्थित कार्बन से रूप से मिलते हैं। और पौधा है, ठीक है, पौधे हैं उनको क्या है? जैसे कि आपको बोल दें कार्बन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये सारे कहाँ से मिलेंगे? वो उसको पोषक तत्व की यदि कमी होगी पौधों को, उसको मिलेगी उसके जल और वायु में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरा आता है, हमने एक तो पढ़ा पहले क्या? वर्ध। अब हम दूसरा पढ़ते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या है? ये ध्यान रखना, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और द्वितीय कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। चलिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व क्या है? देखो, मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों में उस स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यधिक अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ऐसे मतलब जो मृदा में उपस्थित खनिज लवणों में पादपों की वृद्धि के लिए उसमें मात्रा बहुत, यदि पौधे की वृद्धि करनी है तो उसमें पोषक तत्व बहुत कम लगता है, बहुत कम पोषक तत्व है, जिससे क्या होता है? वृद्धि विकास हो जाता है। वो क्या हमें पोषक तत्व में सूक्ष्म मात्रा में उसकी आवश्यकता है। पौधे को सूक्ष्म मात्रा में जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उससे बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब देखो, पादपों उत्तकों में उनकी उपस्थिति कितनी होती है? 0.002। सूक्ष्म में कितनी होती? इतनी। और इसमें वर्ध में कितनी थी? 0.2 से 5 थी शायद। देख लो अभी सूक्ष्म में, ये देखो 4 थी, और इसमें क्या है? 0.2 से कम होती है, मतलब ज़्यादा नहीं। उसमें थी 0.2 से लेकर 4 तक, और इसमें 0.02 से कम है। किसमें? उत्तकों की। उत्तकों की उपस्थिति क्या है? 0.2 से कम है, कम होती है, लेकिन इतनी अल्प मात्रा में भी इनकी उपस्थिति होना पादपों की आवश्यक है। मात्रा बहुत कम है, 0.02, इससे भी कम, लेकिन ये होना भी आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होगा? वृद्धि विकास होगा। अत्यधिक अधिक मात्रा में पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है। प्रभावित क्यों करती है? यदि इसकी ये भी नहीं होगा ना, इतनी अल्प मात्रा में यदि ये उत्तक नहीं होंगे, उनकी वृद्धि विकास कम होगा। इनमें से किसी तत्व की कमी होने से पौधा क्या होता है? रोगग्रस्त होता है। कोई भी चीज़ की कमी हो गई तो उसका क्या लग जाएगा? रोग लग जाएगा, उस खराब हो जाएगा। जैसे जिंक, तांबा। अब आप बोलोगे तांबा, अब तांबा की आवश्यकता होती है लेकिन मात्रा बहुत 0.02 से कम होती है। जिंक हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीशियम, लोहा, बोरॉन। ठीक है। जो भी ये सारे तत्व हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। ये इतने हैं ना। आप सोच रहे हो कि तांबा क्या ये पौधों को प्रभावित करता है? हाँ,
पौधों के ये पोषक तत्व है और इनकी मात्रा 0.02 बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में जिंक होना चाहिए। जिंक भी डाल दें, देखो पौधों में जिंक डालते हैं, लेकिन जिंक की मात्रा क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। पौधों में बहुत कम मात्रा में लेता है। ऐसे नहीं जिंक पूरा खेत में जिंक डाल दो तो भी खराब हो जाता है। आपको पता है, आपके माता पिता को पूछना जिंक डालते हो नहीं डालते, ऐसे डालते हैं क्योंकि उसके पौधों की आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें ना ये थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये क्या होता है पौधों में डालना पड़ता है, खेतों में भी डालते हैं। ये है ना जो हमने फर्स्ट पढ़ा ना वर्द, इनमें आवश्यक होती है। ये भी कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए गंधक डालते हैं हम, जीरा बातें तो भी गंधक डालते हैं। गंधक क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके क्या आते हैं पोषक तत्व है, जिससे क्या होगा जीरा हुआ, कोई भी खेत में जो भी धान हुआ वो वृद्धि विकास अच्छा करे हर चीज़। कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, कभी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसमें सारे दवाइयाँ डालते हैं ना, तो इनकी क्या होता है पूर्ति हो जाती है। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए हमारा पोषक तत्व की बात तो एक बार हुई कंप्लीट। अब देखो पोषक के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। अब पोषक तत्व है, हमने दो प्रकार पढ़ लिए, एक वर्ध पढ़ा एक सूक्ष्म पढ़ा। एक हमने वर्तम, एक हमने सूक्ष्म, दो पढ़ लिए, ठीक है, माइक्रो मैक्रो। देखो पोषक के आधार पर पादपों का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है, कौन कौन से पादप है, पादपों मतलब पौधों का अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। जैसे चलिए हमारे पृथ्वी में विभिन्न विभिन्न वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब देखो पूरा भारत है, अब भारत में वातावरण अलग, राजस्थान में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, बेंगलोर में, तमिलनाडु में अलग, कर्नाटक में अलग, सब में अलग अलग वातावरण होता है। उसमें अलग अलग क्या प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो अपने पोषक के लिए अन्य घटकों पर निर्भर होते हैं। क्या आप जानते हैं, आप बता सकते हैं कि पोषक के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? आइए जानते हैं। पोषक के आधार पर पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें हमने 1 2 3 4 5 भागों का वर्णन किया है। देखो एक स्वपोषी यानी एक स्वपोषी, एक परजीवी, एक कीट भक्षी, एक मृतजीवी, एक सहजीवी। अब 500 का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है स्वपोषी। स्व यानी खुद, स्व यानी स्वयं पोषी, जो स्वयं पोषण। वह पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन समय बनाते हैं। जो क्या समय यानी खुद, समय यानी खुद बनाते हैं, समय पोषी। इसमें नाम में पता रहे, समय खुद बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। वह पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन समय बनाते हैं वह सूर्यपोषी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद भी आसानी से होता है। सूर्यपोषी, पोषण यानी खाना, भोजन, पोषण बोलते हैं भोजन को। समय यानी खुद, जो खुद भोजन बनाते हैं। खुद कैसे बनाएंगे? प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए स्वपोषी पादपों में भोजन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है? आइए हम पत्ते के भीतर झाँक कर देखते हैं। अब हम इसका क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, संश्लेषण की जो प्रकाश की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो कैसे होता है वो आइए हम थोड़ा पत्ती को झाँकते हैं। यहाँ पे देखो पत्ती देख दो साइड में, अभी हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है पादप है, जो पादप किससे भोजन बनाएंगे? सबसे पादप है ना, पादप में होती है पत्ती। क्या होती है? पत्ती। सब पादप में क्या होगी? मेन पत्ती होगी, पत्तियों से भोजन बनाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। सबसे कोई भी भोजन बनाएगा पौधा, तो पौधा है उसका जो भोजन का निर्माण की क्रिया होगी वो पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह से अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में आप देखोगे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। और रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये रंध्र किससे घिरे होते हैं? कोशिकाओं में। पौधे देखो, पौधे में क्या होगी? कोशिका होगी। कोशिका से क्या होता है? जो छिद्र है वो क्या होता है? घिरे होते हैं कोशिकाओं से, ठीक है। छिद्र है, छिद्र के चारों ओर क्या है? कोशिकाएं हैं, ठीक है। समझ में आ गई? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में क्या है आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। मानव है ना ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाई छोड़ते हैं। जो हमने छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करेगा? पौधा क्या लेगा? वायु की उपस्थिति में कार्बन डाई जो हमने छोड़ी है, इन्हें गंधरों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश होती है। और जो छोटे छोटे रंध्र है, ठीक है, रंध्र है, क्या है? रंध्र, छोटे छोटे रंध्र है ना, उससे क्या होगी? अंदर प्रवेश होगी, पत्तियों के अंदर जाएगी, ठीक है। पत्तियों के अंदर गई और पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश
अब जैसे अंदर गई है गैस, अंदर गई पे उसके अंदर सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों में आवश्यकता होती है। भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी? उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, उसमें जल भी होना चाहिए, जल तो पत्तियों के अंदर है, ठीक है। जल और खनिज लवण कहाँ से मिलेंगे? जड़ों से मिल जाएंगे। तो सारा काम होगा। तो पादप में जड़, मिट्टी से जो जड़ है, जड़ जड़ जो पादपों में जड़ है, मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेता है। जैसे जैसे पेड़ है, मतलब पौधा है, पौधे में क्या है? छोटे छोटे छिद्र है, मतलब पत्तियों में। अब पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों से गई छिद्रों के अंदर, रंध्र, जो रंध्र है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई। उसके बाद धूप पड़ी, ठीक है, धूप आ गई, और जो जड़ों से किया उसने खनिज ले लिया, खनिज तत्व की हो गई। उसके बाद जड़ों से पानी की आपूर्ति हो गई। तो ये सारे मिलके पौधों में भोजन का निर्माण करते हैं। आइए बच्चों समझ में। चलिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों में पत्ती तक कैसे पहुंचते हैं? चलिए बताओ। जड़ द्वारा अवशोषित किया हुआ है, जल किया है, जड़ है अंदर जमीन के अंदर, अब वो है ना खनिज लवणों और जल का अवशोषण करता कैसे? आइए जानते हैं। तने में नली के समान वाहिका होती है। अब तने में क्या होते हैं? नलियाँ होती है, पतली पतली क्या होती है? नलियाँ होती है, मतलब पाइप होती है, पाइप की तरह समझ सकते हो आप, जिनके द्वारा जल, खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। अब पत्ती तक पहुंचने के लिए क्या होता है? जड़ से लेकर तने में, पूरा तने में क्या है? क्या होती है? क्या होती है? वाहिकाएं। वाहिका यानी नलियाँ। तने में नली के समान, तने जो तने यानी जो बीज का ढांचा है, जड़ से ऊपर और पत्तियों तक बीज का जो होता है तना, तने में क्या होते हैं? उनके जल और खनिज में वाहिका होती है, और पत्तियों में हरे रंग का वर्णिक पाया जाता है। क्या होता है? पत्तियों में क्या आता है? एक वर्णिक पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? एक वर्णिक। क्या पाया जाता है? पर्णहरित कहते हैं, जिससे एक वर्णिक होता है पत्तियों में हरे रंग का। हरी पत्तियां क्यों दिखती हैं? उसमें एक वर्णक होता है। क्या होता है? पर्णहरित वर्णक। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। पर्णहरित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पत्तियों में एक क्या वर्णक पाया जाता है, ये वाला, उसे बोलते हैं पर्णहरित, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके क्या बोलते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलरो। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। कोई बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है क्या? क्लोरोफिल होता है पत्तियों में एक तरह का क्या होता है? वर्णक होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल और हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। अब यहाँ पे देखो, ये रहा क्लोरोफिल। सूर्य जो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसे बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित होता है जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा को, सूर्य का जो प्रकाश है उससे क्या निकलते हैं? सूर्य से कभी होना है, सूर्य है धूप देता है, धूप में क्या होते हैं? ऊर्जा होती है। ऊर्जा को क्या करता है? पौधा ग्रहण करता है, उससे ऊर्जा से क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ये ध्यान रखना अपना। हर पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो भी है कोशिकाएं, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, उससे क्या बताए? भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहेंगे, जो कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, सुन लो एक बार, इसकी परिभाषा याद रखना है। क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या? जल की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये खनिज तत्व के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करती है, उससे बोलते हैं। इस प्रक्रिया जो ये प्रोसेस होता है खाना बनाने का, उसके बोलते हैं खाने बनाने का। पौधे स्वयं खाने बनाने की प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब देखो यहाँ क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों, मतलब जो पत्ती ने ली है अपने रंध्रों से, ठीक है, रंध्रों से ली, अब ये क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। भोजन कैसे बनाएगा? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया। भोजन क्या होता है? इसे पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित क्या कहेंगे? पर्णहरित कहेंगे। हरित यानी जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल।
पौधे में पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तीनों होके वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा पौधा? कार्बोहाइड्रेट, यानी भोजन, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट वो इष्ट पौधे में किस रूप में संग्रहित होगा? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जो जल लिया है पौधों ने जड़ों से, उससे क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, इनकी उपस्थिति में उसने क्या बनाया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होगा? वातावरण में छोड़ देगा पौधा। और ऑक्सीजन वातावरण जैसे छोड़ा, हमने ग्रहण कर ली, तो पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिल ली, भोजन भी मिलेगा, सारे हम पौधे पे निर्भर हैं। इसलिए बोलते हैं पौधे को बचाओ। और ये होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पर्णहरित चाहिए, यानी पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों में क्लोरोफिल होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होगी, जल होगा, खनिज लवण होंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनेगा स्टार्च के रूप में, और ऑक्सीजन हमारे मुक्त हो जाएगी। ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यहाँ पे इस टाइप से दर्शाई गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये भोजन ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूपांतर होकर पौधों को संग्रहित होते हैं। किस में होते हैं? स्टार्च में संग्रहित हो जाती है। क्या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पत्तियों में स्टार्च बनता है क्या? अब मान लो कि यदि सूर्यास्त हो गया, क्या पौधा खाना बनाएगा? आइए हम जानते हैं। एक हम क्या कहते हैं, गतिविधि करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में खाना बनेगा, बिना सूर्य की उपस्थिति में खाना बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी जांच करेंगे। आइए हम एक प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई पौधा रखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, कि प्रयोग करके देखेंगे कि क्या भाई सूर्य के बिना प्रकाश के भोजन बनता है या नहीं बनता, मतलब स्टार्च का निर्माण होता है नहीं होता है। ठीक है, हमने स्टार्च का निर्माण यहाँ पे देखा, हमने देखो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च, यहाँ पे देखो ये स्टार्च का निर्माण होगा नहीं होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा नहीं होगा, स्टार्च के रूप में पौधा है वो संग्रहित करते हैं। स्टार्च और आयोडीन, एक स्टार्च और आयोडीन दोनों क्या होते हैं? आयोडीन क्या दोनों अभिक्रिया करके क्या होता है? कलर में, रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होगा। यदि दोनों को, स्टार्च और आयोडीन को एक साथ डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए एक अभिक्रिया हम चेक करते हैं। भाई यदि स्टार्च होगा तो हम पत्ती पर जैसे ही हम क्या करेंगे? आयोडीन डाल देंगे, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? यदि स्टार्च होगा तो उसका कलर में परिवर्तन हो जाएगा। आयोडीन के साथ जैसे क्रिया करेगा तो उसका कलर परिवर्तन हो जाएगा स्टार्च। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही इसने बूंद डाली तो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब इसमें क्या है? स्टार्च है। और ये कलर किसका चेंज हुआ? ये बाहर रखे हुए पौधे का हुआ, यानी बाहर रखा पौधा जिसने क्या हो गए? प्रकाश की सहायता से, सूर्य की सहायता से उसने भोजन बनाया। लेकिन ये जो अंदर थी पत्ती, मतलब पौधा 2 दिन 72 घंटे हमने उसको अंदर रखा है, ये क्या है? स्टार्च रहित रहा। इसमें आयोडीन जैसे ही डाला पत्ती पे तो ये अपना कलर चेंज की ही नहीं है, जैसा ही रहा। इसका मतलब इसमें क्या होगा? भोजन नहीं बना, भोजन नहीं बना है। ठीक है, भोजन नहीं बनेगा तो पौधा मर जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन पौधा कौन सा होना चाहिए? स्वपोषी होगा पौधा। और उसको हम अंधेरे में रख दिया, बिना प्रकाश, उजाला नहीं होना चाहिए। प्रकाश का मतलब उजाला, ऐसे नहीं कि हम घर के अंदर रखते हैं तो उसमें उजाला होता है, लेकिन बिना उजाला पूरे अंधेरे में रख दिया ना स्वपोषी पौधे को, वो मर जाएगा। इसलिए स्वपोषी पौधे को क्या रखना? बाहर रखना चाहिए, पर जहाँ पर धूप आए या रोशनी आए वहाँ पे रख सकते हो। अब देखो एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में अभी हमने बताया वो पूरा इसमें है, तो चलिए प्रयोग कैसे लिखना है कभी पूछ लेते हैं। मतलब आपको एक ही प्रजाति के 2 पौधों को हम 2 गमले लीजिए। एक गमले को 72 घंटे के लिए अंधकार में तथा दूसरे गमले को सूर्य के प्रकाश में रखें। दोनों गमलों में एक एक पत्ती का आपको क्या करना? तोड़ने। दोनों पत्तियों को एक प्रकनली में डालकर इतना स्प्रे करिए कि वे डूब जाए, मतलब एक प्रकनली में उसको डाल दीजिए। ठीक है, दोनों पत्तियों को अलग अलग स्प्रे करिए और डूब जाए। और इस प्रकनली को पानी में भरे
आधे बीकर में रखकर अब उसे गर्म कीजिए। अब क्या करना, पत्ती को गर्म करना है थोड़ा, बीकर को, जब तक पत्तियों से सभी क्लोरोफिल अणु नहीं निकल जाते। अब इसके पत्तियों को क्या करना, हमें गर्म करना है। गर्म क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, जो कहते हैं भोजन बनाने वाले चीज तत्व होता है क्लोरोफिल, वो इसको पौधों में से, मतलब पत्तियों में से बाहर निकाल दो। पहले तो काम ये करो, अणु बाहर निकल जाए। अब इन पत्तियों को जल से धोकर, जैसे क्लोरोफिल बाहर निकल गया तभी आयोडीन से क्रिया करेंगे। पहले हमें पत्तियों में से क्या निकालना, क्लोरोफिल बाहर निकाल दो। उसके बाद हम स्टार्च की जानकारी लेंगे। क्लोरोफिल बाहर निकाल दिया पौधे ने, पत्तियों से, उसको धो लिया कंप्लीट। अब क्लोरोफिल नहीं है, अब हम आयोडीन से क्रिया करा सकते हैं। चलिए अब देखिए, आप समझो। आयोडीन विलीन, अब हम इन पत्तियों को धोकर, जल से धोकर इन पर आयोडीन विलीन कुछ बूंदे डाल दें। अब इसकी बूंदे डालते हैं इस पत्तियों पे। जैसे बूंदे डालेंगे ना, तो जिसके अंदर स्टार्च होगा वो काला हो जाएगा, मतलब आयोडीन स्टार्च के साथ क्रिया करेगा। स्टार्च यानी उसने भोजन बनाया है, इसका मतलब स्टार्च मतलब वो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखो, स्टार्च का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसने बनाया है, मतलब उसने सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाया। तो जैसे ही डाला तो इसमें हम दोनों पत्तियों में रंग परिवर्तन होता है। हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती में रंग तो परिवर्तन हो गया। जो सूर्य की पत्ते बाहर रखा पौधा, उसकी पत्ती में तो कलर चेंज हो गया, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल आयोडीन से क्रिया करके कलर में परिवर्तन आ गया। लेकिन अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती, ठीक है, पत्तियों में रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। अंधकार में रखे पौधे की पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, और इस कारण प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती में स्टार्च का निर्माण होता है, और अतः आयोडीन विलीन बूंद डालते ही प्रकाश में रखे पौधे पत्ती का रंग हरा नीला हो जाता है। जबकि अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। इस कारण अंधेरे में रखे पत्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है। स्टार्च और आयोडीन अपनी क्रिया करेगा तो क्या करेगा, नीला। इसे स्टार्च परीक्षण कहते हैं, स्टार्च परीक्षण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, स्टार्च परीक्षण मतलब स्टार्च की पौधे में क्या होता है, पौधे में क्या होता है। अब देखो हम क्या आते हैं, 2 नंबर आता है। हमने टोटल 5 भागों में पढ़ा। दूसरा आ गया बे, परजीवी। परजीवी यानी जो खुद वह कुछ पादप जो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। कुछ पादपों में, कुछ पौधे में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। अब पौधा आ गया, उसमें क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। हमने क्या बताया, क्लोरोफिल से क्या होता है, खाना बनाएगा भाई। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों में क्लोरोफिल होगा, तो सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण जल से क्या होगा, उसने खाना बनाएगा। लेकिन कुछ कुछ पौधे होते हैं जिसे बोलते हैं परजीवी पौधा, उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, इस कारण वे अपना भोजन समय नहीं बना सकते। ये भोजन के दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आओ पता लगाएं। चित्र में देखो, ये पौधा है, किसका है, अमरबेल। क्या है, अमरबेल, आपने देखी होगी शायद। जैसे कि वृक्षों को ध्यानपूर्वक देखिए, और इस वृक्ष में तने और शाखाओं पर पीले हरे रंग के तंतु लिपटे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे जाले जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीले तंतु अमरबेल नामक पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर ये लिपटे रहते हैं। अब ये जो बेल है, किससे खाना बनाएगी, ये अमर बेल होती है। बेल अब किस पर खाना बनाएगी, वो चिप जाएगी दूसरे पौधे पर, और वह उससे ही खाना ले लेगी। क्या लिखा है, वह अपना भोजन वृक्ष से प्राप्त होगा जिस पर यह लिपटी रहेगी। अमर बेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अन्य पादप पर अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे बोलते हैं परजीवी। पर यानी दूसरा, कोई कहना परदेशी, परदेशी परदेशी, ये है परजीवी। पर यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला, पर यानी प्रदेश यानी दूसरा जीवी, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। 2 याद रखना, स्वपोषी और परजीवी, पर यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला। एक उदाहरण है अमरबेल। ये वृक्ष अथवा पादप जिसे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करें उसे परपोषी कहते हैं। आओ आपने अपने चारों तरफ कीड़े मकोड़े, तितलियां, अन्य कई जीवों को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हुए देखा होगा, सुना होगा। क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना जो जीवित रहने के लिए कीट
और पतंगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई देखा आपने पौधा जो कि मकोड़ों को खाता है, कीट को खाता है? पौधा, प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों को भी खा जाते हैं। ऐसे पौधे कौन से हैं और क्या कहलाते हैं? आइए हम प्रयास करते हैं जानने का। पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कीटों को भी खाते हैं। आपने सुना? चलिए ऐसे पौधे के बारे में हम बताएं। एक पौधा है घटपर्णी नामक का पादप की घड़ी, घट में रूपांतरित पत्ती, इस टाइप का एक पादप होता है। चलिए हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमने दो भाग तो पढ़ लिए, पहला और दूसरा, पहले परपोषी और दूसरे स्वपोषी। अब तीसरा होता है कीट भक्षी, जो क्या होता है, कीटों को खाता है पौधा। कीट भक्षी, इसमें नाम भी आ रहा है, देखो, कीट यानी कीटों को खाने वाला पौधा, भक्षी यानी खाने वाला, पादप यानी पौधा। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और तथा उन्हें पचा लेते हैं, कीट भक्षी पादप कहते हैं। जैसे डोसरा, डायोनिया, यूटिकुलिरिया, घटपर्णी पादप आदि। ऐसे पादप राजस्थान में नहीं है, बाहर है, ठीक है। इस टाइप से होता है पादप। ध्यानपूर्वक देखिए, ये घटपर्णी पादप है। ये घट रूपी संरचना जिसका रूपांतरक है। इस घड़े के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे घड़ा देख ले, से इस टाइप से घड़ा है, इसके ऊपर ऐसा है। इस पाद में पत्तियां घड़े यानी घट के रूपांतरित हो जाती है। ये पत्तियां हैं। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाता है। यहाँ देखो, ये ढक्कन बन गया। ये घड़ा है पूरा, ये पूरा घड़ा, घड़े का ये ढक्कन बन जाता है। और घड़े में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। क्या लिखा? नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। नीचे की ओर झुके हुए रोम यानी छिद्र। यहाँ पे देखो झुके हुए, जैसे नीचे की देखा जाए तो एक छिद्र, क्या है, छिद्र पाए जाते हैं। और घड़े का मुख वाला भाग चिकना होता है। और जो ये है यहाँ पे ना, इस यहाँ पे ये क्या होता है, ये चिकना होता है। ये क्या होता है? चिकना होता है, भाग चिकना होता है। और ठीक है, ये और इसमें क्या होता है, छिद्र होता है, जिससे जब कोई भी कीट घड़े में प्रवेश करता है, कोई भी यहाँ पे कीट आया, यहाँ पे बैठ गया यहाँ पे, तो वो क्या होगा, फिसल जाएगा, चिकना होता है। अब देखो, यहाँ पे कोई भी कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह फिसल कर गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है। अब जैसे कीट यहाँ से फिसला तो अंदर जाएगा, अंदर क्या, रोम है, छिद्र है छोटे छोटे, उसमें क्या होगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर थोड़ा ओप कम आ रही है। चलिए इसको बेक चलिए क्या होता है, फंस जाता है और फिसल गर्दन वाले भाग में जाने वाले रोम में फंस जाता है और रोम के नीचे की तरफ झुक रहते हैं, जिससे ये कीट बाहर नहीं निकल पाते। अब क्या होता है, कीट अंदर फंस जाते हैं, बाहर निकल जाए। और घड़े में पाचक रस होते हैं जो इन कीटों को पचा लेते हैं। और इस घड़े के अंदर, इस पत्ती के अंदर क्या होता है, पाचक रस होता है ऐसे, जो इसको क्या होता है, पचा लेता है। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे इस टाइप की पत्ती होती है, इसके ऊपर ये ऐसा होता है, यहाँ पे चिकनासी होती है। जैसे ही कीट आया अंदर की ओर, जैसे ही यहाँ पे आया तो फिसल जाएगा। फिसल के अंदर इसमें रोम होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें एक पाचक रस होता है। पाचक रस के इससे क्या होता है, इस रस को मतलब कीट को भक्षण कर देते हैं। क्या आपने अभी कभी सोचा है कि इन पादपों को भोजन के रूप में कीटों की आवश्यकता क्यों होती है? आइए जानते हैं। ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली यानी दलदली क्षेत्र, इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होता है। दलदली क्षेत्र होता है ना, उसमें क्या नाइट्रोजन की कमी होती है। दलदली मतलब गीला, कादो, कचरा, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, दलदली आप समझते हो ना, मतलब दलिया की तरह, मतलब जैसे कादो की तरह, कादा समझते हो। दलदली क्षेत्र में होता है। ये पादप कीटों में नाइट्रोजन की पूर्ति होता है। जैसे कीट अंदर गए तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करता है। चलिए अब होता है, हमने 3 पढ़ लिए, कीट भक्षी, स्वपोषी, परपोषी। 4 नंबर आ गया मर्तजीवी।
मर्तजीवी, क्या आएगा? मर्तजीवी। उसके बाद सहजीवी, ठीक है, 2 पॉइंट रहे। अब मर्तजीवी किसे कहेंगे, चलिए जानते हैं। अब देखो ये क्या है, मर्तजीवी। मर्त यानी मरा हुआ जीव। जैसे मरा हुआ जीव है तो मर्तजीवी से जो पौधा निकलेगा उसको बोलते हैं मर्तजीवी, ठीक है। जो जैसे कोई जीव मर गया है उसे जो उसको, अब देखो पढ़ते हैं, पहले आपको समझ में आएंगे। आपने बरसात के दिनों में गोबर, अचार, सब्जी, जो लकड़ी है, सड़ी गड़ी जो भी वस्तुएं हैं, छत्र सफ़ेद धागे के समान सजना देखी होगी। जैसे ही कोई भी मतलब सफ़ेद सवाल जम जाता है, क्या जम जाता है? अचार हुआ, गोबर हुआ, उसमें क्या होता है, ऐसे मतलब वाइट वाइट कुछ दिखते हैं धागे की तरह। इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सवाल, बोलते हैं हम अपनी भाषा में। इन संरचनाओं को सामान्य भाषा में फफूंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफूंद। विज्ञान भाषा में उसे कवक बोलते हैं। विज्ञान फफूंद को क्या बोलते हैं? कवक। कवक बोलते हैं या फफूंद बोलते हैं। विज्ञान में कवक कहते हैं। कवक क्या जीव होता है, उसमें क्या होता है, इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है। और कवक में क्या होता है, जो फफूंद जमा है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। खाना बनाने की क्षमता नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन समय नहीं बनाते। आपको पता है कवक है, जो फफूंद है ना, वो क्या है, जीव, मर्त जीव पौधा है। फफूंद है ना, जो मरती है ना, मरे हुए जीव से निकलने वाला। फफूंद कैसे होती है, एक क्या है, पौधा है, ऐसा नहीं। फफूंद है ना, मई में छोटी छोटी बहुत छोटा पौधा है, जिससे बोलते हैं कवक या फफूंद। ऐसा नहीं आप सोचते सवाल, ये वो पौधा है जो मरते मतलब खराब होने की चीज़ों में बन जाता है। यदि ये अपना भोजन समय नहीं बना सकता तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है बताओ? अब ये सवाल है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों पर निर्भर रहता है, कवक, ठीक है। अब कैसे रहता है वो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गोबर का छत्रक, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा भी, यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है पौधा, जो ये है मरे हुए, मतलब यहाँ पे जो इसमें मृतक जीव से अपना पोषण लेके ये खड़ा हो गया पौधा। मोनोट्रोपा ये भी पौधा है, ये भी सड़े गले पौधों से निकलता है। सड़े गले मतलब जो नष्ट हुए पौधे, वहाँ से मृत जीवों से, यानी जहाँ कीट ज़्यादा मर जाते हैं वहाँ से। अब देखो यहाँ पे आइए जानते हैं, ये पादप मृत जैसे सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस यानी एंजाइम स्रावित करते हैं। जैसे भी कोई सड़ी गली पौधे है, मान लो अचार है, उसमें क्या होता है, पाचक रस स्रावित करते हैं। पौधा है ना, पहले क्या करेगा, पाचक रस, क्या बोलेगा, पाचक रस स्रावित करेगा। तो ये पाचक इन रसों में विलीन में बदल देते हैं और इन पादप में अवशोषित कर पोषक तत्व का निर्माण होता है। एक विलीन बन जाता है, क्या बन जाए, विलीन बन जाएगा, उससे पोषक तत्व का प्राप्त होता है। यह पदार्थ जो मर्द सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करता है और मर्द जीवी, यानी जो सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करता है, सड़ी गली वस्तुओं से जो भी पौधा पोषण प्राप्त करता है उसे मर्द जीवी कहते हैं। गोबर है, सड़ा गला, कोई भी चीज़ सड़ी गली है, अचार सड़ने लगता है तो उसमें कवक आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो सड़ी गली वस्तुओं से भोजन बनाता है, ऐसे को बोलते हैं मर्तजीवी। अधिकांश कवक जैसे मयूर, एगरिकेस आदि मर्तजीवी पादप हैं। चित्र 2 में देखा गया कि मोनोट्रोपो एक पुष्पीय पादप है जो मर्द सड़ी गली वस्तु में अपना भोजन बनाते हैं। ये एक पुष्प है, आप देख सकते हो, जो क्या होता है, सड़ा गले पौधे मतलब सड़ी गली चीज़ों में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो सड़ी गली, अब कुछ होते हैं, क्या होते हैं, सहजीवी। सहजीवी यानी साथ रहना, दोनों, दो पौधे साथ रहना। सहजीवी यानी दोनों साथ रहना, ठीक है। जैसे कि शब्द पहले हमने क्या पढ़ा, स्वजीवी, क्या पढ़ा हमने, स्व खुद भोजन, स्वपोषी, स्वपोषी ने जिसने खुद ने अपना भोजन बनाया। एक हमने पढ़ा दूसरों को जो प्रपोषी, जो दूसरों पर निर्भर था, ठीक है। जैसे कि अमर बेल थी, नहीं जो बेल थी वो दूसरों से पौधों से भोजन करती थी। एक पढ़ा हमने मर्तजीवी, जो मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करता है, यानी जो मर गया जीव वहाँ से। एक हमें कीट भक्षी, जो कीटों को खाता है, वैसा कोई पौधा। एक होता है सहजीवी, जो क्या होता है, दो पौधों का सहारा लेकर अपना भोजन बनाते हैं। चलिए, सहजीवी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से साथ रहकर भोजन, जैसे जल, पोषक तत्व, रहने का स्थान और आपस में बांट देते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ को रहना है और कुछ को खाना है।
इस प्रकार से जीव को से जीवन के साथ साथ रहने वाले पादपों में से जीवी पादप कहते हैं। इसे लाइकेन से जीवी का प्ररूप उदाहरण है। लाइकेन दो प्रकार के पादप हैं। लाइकेन होता है, लाइकेन दो प्रकार के पादप होते हैं, दो प्रकार के पादप हैं, एक कवक और एक शवाल, साथ साथ रहते हैं। शवाल एक क्लोरोफिल होता है, शवाल पौधा है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और एक में होता है कवक। कवक में क्या होता है, मैंने कहा क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक क्या होता है, कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। और शवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार भोजन कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराता है। अब कवक को कौन उपलब्ध कराएगा, शवाल प्रकाश संश्लेषण, शवाल जमे, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, शवाल में क्लोरोफिल होता है, वो कवक को उपलब्ध कराएगा। बदले में कवक, जो कवक है वो शवाल को रहने का स्थान देगा। ठीक है, कवक है ना स्थान देगा, और कवक को खाना कौन देगा, शवाल देगा। शवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो दो पौधों से निर्मित होते हैं, एक इसका उदाहरण याद रखना आपको, ठीक है, जो होता है लाइकेन। अब हम पढ़ेंगे आपने क्या सीखा क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मरजीवी पादप कौन सा होता है उसके बारे में बताओ। जो मरे हुए जीव को नीम तो नहीं होता है, म्यूक्रेन या ड्रोसरा, यहाँ पे देखते हो मरजीवी यहाँ पे देख सकते हो। मोनोट्रोपा है क्या, मोनोट्रोपा। और क्या उदाहरण देखो आप पहले एक बार, ये रहा म्यूकर, ये रहा, इसका उदाहरण ये होगा। ऐसे पादप जो आप भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर परजीवी, ठीक है, खुद गाना बताया वो कीट खाता है मर जीवों पर। चलिए अगला, कीट भक्षी पादप नहीं है, कीट भक्षी, अमरबेल कीट भक्षी नहीं है। ठीक है, तो जो कीट को खाता है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखो डीमन जो डोसरा, ये भी एक क्या है, कीट भक्षी है। डोयनिया ये भी कीट भक्षी, यूट्रिकुलरिया ये भी कीट है। तो इसमें कीट भक्षी पादप नहीं है, वो है अमरबेल। अमरबेल है क्या है, परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें से होगा। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। चलिए इसका आंसर की निकालता हूँ, साथ साथ में जल्दी आपको रिवाइज कराता हूँ। एफ से देखते हैं क्या है। देखो एफ से में जल्दी करते हैं और ताकि लेट नहीं हो जाए। लाइकेन में क्या होता है, कवक होता है। लाइकेन में क्या होगा, कवक होगा। क्या होगा रे, कवक। ठीक है, लाइकेन में हमने बताया था, लास्ट में पढ़ा था, लाइकेन में कवक और शवाल होते हैं। कवक क्या होता है, जो अपना इस स्थान के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, लाइकेन और कवक होता है। शवाल में, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शवाल होता है। ये होता है सर्वपोषी, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और अब देखो घटपर्णी यानी ये क्या पौधा है, जो कीटों को खाता है। पादप में घड़ा क्या होता है, एक पत्ती होती है। घड़ा में मैंने कहा पत्ती, जो घड़े के रूप में होती है, इस टाइप से ऊपर ढक्कन होता है, इसके अंदर चिकनाशी होती है और इसके अंदर छिद्र होते हैं। अब क्या था, संधियों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। खाने को पोषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने बताया। हरे पौधों क्लोरोफिल की युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल कार्बन हाइड्राइड के द्वारा अपने भोजन को समय बनाती हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सहजीवन क्या होता है, सहजीवन जीवधारियों को ऐसा संबंध जो दो जीवधारी एक दूसरे के साथ रहकर लाभ पहुंचाते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। परपोषी और परजीवी, परपोषी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दूसरों पर निर्भर होकर अपना खाना खाते हैं। वे वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपने भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहते हैं। तथा वे पौधे या जो अन्य पादप जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या लगा, तथा वे पौधे जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं।
परजीवी यानी जो अन्य दूसरे पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी हो गए। और परपोषी जो अपना भोजन दूसरों मतलब अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कीट बक्सी पादपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। हमने ये बताया था, ये पूरा लिखा हुआ है। निम्नलिखित सेक्शन में वर्णन कीजिए सहजीवी, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। अपने आसपास पत्तियों को संग्रह करके इसको छोड़ो। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों में भोजन की आवश्यकता ऊर्जा आपूर्ति, वृद्धि, विकास की, ये हमने बताया था। क्या आपने बता सकते हैं कि पोषण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? ये हमने 5 प्रकार बताए थे। जड़ के बारे में, ये सारे नॉर्मल छोटे पौधे। तो ये आपको सिंपली पढ़ लेना है। पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।